रोके रोके रोके, तब तक रोके ना, तब तक रोके ना। अब सुनो, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में क्या क्या पढ़े थे, सुनो। सबसे पहले जो ग्रुप है ना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, उसको जो हम बांटते हैं ना, उसको बांटने का तरीका होता है ABCD, होता है ना। उसको बांटने का तरीका क्या होता है? ए से AC इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, B से बीटा ब्लॉकर, C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D से डाययूरेटिक्स। आज कंप्लीट पूरे को पढ़ेंगे, सुन रहे हो नहीं? और तुमको याद होना चाहिए। ACE इनहिबिटर्स पहले पढ़े थे या नहीं? ACE इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे क्या क्या? प्रिल दवाई होता है, कैप्टोप्रिल, रामाप्रिल, इनोप्रिल, ACE इनहिबिटर्स का दवाई था ना। साइड इफेक्ट के रूप में क्या देखे थे हम लोग? साइड इफेक्ट के रूप में क्या देखे थे? हाइपरकैलेमिया, फिर ड्राई कफ। जबकि ACE सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर में हाइपरकैलेमिया और हाइपरयूरेमिया पढ़े थे ना। आज हम लोग अगला देखेंगे कौन सा? बीटा ब्लॉकर। किसको पढ़े देखेंगे? बीटा ब्लॉकर। उसको सुनो, अभी देखेंगे किसको हम? बीटा ब्लॉकर्स। उससे पहले हमको जानना है कि बीटा रिसेप्टर हमारा बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। बीटा फर्स्ट रिसेप्टर कहाँ होगा? हार्ट में। बीटा सेकेंड रिसेप्टर कहाँ होता है? लंग्स में। इसके अलावा बॉडी का अलग अलग पार्ट में भी बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? तो बीटा ब्लॉकर हर एक बीटा रिसेप्टर जो बॉडी का होगा ना, सभी को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। बीटा फर्स्ट रिसेप्टर कहाँ होगा? हार्ट में। बीटा सेकेंड रिसेप्टर कहाँ होगा? लंग्स में होगा। उसके अलावा भी बॉडी का अलग अलग पार्ट में बीटा रिसेप्टर होगा ना। बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमारा मेन रोल कहाँ का? बीटा रिसेप्टर को रोकना है तो हार्ट का, ताकि हार्ट बीट को रोक पाए, स्लो कर पाए और बीपी को क्या कर पाए? कम कर पाए। तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी को कम करने के लिए हम क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर देते हैं ना। मतलब बीटा ब्लॉकर जो हम बीपी को कम करने के लिए जो देते हैं ना, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बीटा फर्स्ट रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर पाए, सिर्फ हार्ट का रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर पाए, सिर्फ बीपी को ही कंट्रोल कर पाए। लेकिन रियल में बीटा ब्लॉकर सिर्फ और सिर्फ बीटा फर्स्ट रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता, उसके अलावा भी सभी रिसेप्टर को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। पढ़े है ना? तो सुनो, बीटा फर्स्ट रिसेप्टर होता है कहाँ पर? हार्ट में होता है ना। जबकि बीटा सेकेंड रिसेप्टर कहाँ होगा? बीटा सेकेंड रिसेप्टर कहाँ होगा? लंग्स में। यह बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं, होगा ना। देखो, जो बीटा रिसेप्टर होता है ना, बीटा रिसेप्टर जो होता है ना, कैसा रिसेप्टर होगा? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का अर्थ हुआ कैसा एक्टिविटी करेगा? तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी करेगा। मतलब हार्ट बीट को फास्ट करेगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा और ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? बढ़ाएगा ना। तो बीटा ब्लॉकर जो दवाई होगा ना, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिससे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मेरा मेन गोल ही है क्या? हम बीपी को क्या कर सके? बीपी को क्या कर सके? इसको रोको तो, हाँ बोलो। तो बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो बीटा रिसेप्टर एड्रेनर्जी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, हार्ट बीट को नहीं बढ़ा पाएगा, ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ा पाएगा। इतना बात समझ रहे? और यह भी पढ़े कि बीटा फर्स्ट रिसेप्टर होगा हार्ट में और बीटा सेकेंड रिसेप्टर कहाँ होगा? लंग्स में होगा ना। और यह भी पढ़े कि बीटा ब्लॉकर जो
ब्लॉक करेगा ना, बीटा ब्लॉकर जो ब्लॉक करेगा ना, सिर्फ बीटा फर्स्ट रिसेप्टर पर काम नहीं करेगा, बॉडी का हर एक बीटा रिसेप्टर के पर क्या करेगा, काम करेगा। तो एक बात और लिख सकते हैं हम लोग, बीटा ब्लॉकर ब्लॉक ऑल बीटा रिसेप्टर ऑफ हार्ट, बीटा रिसेप्टर ऑफ बॉडी, नोट ओनली बीटा फर्स्ट एंड बीटा सेकेंड। परे है ना, बीटा ब्लॉकर का जो एग्जाम्पल में जितना भी दवाई होगा ना, उसमें सफिक्स के तौर पर लोल लगा रहेगा, LOL। तो बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा बताओ, सभी का लास्ट में क्या लगा रहेगा, लोल। सुनो, तो स्मोलोल, प्रोपेनालोल, लाबेटालोल, लाडालोल, टिमोलोल, सबका लास्ट में क्या लगा रहेगा, लोल। किसको इंडिकेट कर रहा है, बीटा ब्लॉकर को। इतना बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं नहीं। फिर देखो, इसमें भी सभी लोल में एक कंडीशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर किसको बोलेंगे, स्मोलोल। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए कौन सा होगा, लाबेटालोल। लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर कौन होगा, लाडालोल। समझ रहे हो। ग्लूकोमा का केस में किसको यूज करेंगे, टिमोलोल को। लिख सकते हैं ना, स्मोलोल को बोलेंगे शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। देखो, लाबेटालोल को बोलेंगे किसमें यूज करेंगे, यूज इन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। मतलब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेगनेंसी के वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उस दौरान उसका बीपी को कम करने के लिए अगर हम बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, कौन सा बीटा ब्लॉकर देंगे, लाबेटालोल। लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर कौन होगा, नाडालोल। नाडालोल सबसे लंबे टाइम तक कौन करेगा, नाडालोल। तो इसको लिखेंगे लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर किसको बोलेंगे, नाडालोल। ग्लूकोमा में किसको यूज करेंगे, यूज इन ग्लूकोमा वाला पेशेंट में किसको, टिमोलोल। है तो बीटा ब्लॉकर, लेकिन ग्लूकोमा का केस में मेरा प्रायोरिटी बीपी को कम नहीं करना, वहाँ का इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करना, किसको यूज करेंगे हम, टिमोलोल। तो जितना भी दवाई का लास्ट में लोल लगा रहेगा, कौन सा दवाई हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर। शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर स्मोलोल। प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ेगा तब देंगे लाबेटालोल। लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर नाडालोल। ग्लूकोमा का केस में कौन सा बीटा ब्लॉकर देंगे, टिमोलोल। इतना बात समझ रहे हैं। प्रोपरालोल यूज इन परफॉर्मेंस एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी हाइपरटेंशन। प्रोपरालोल को हम किस में यूज करेंगे, परफॉर्मेंस एंजाइटी हाइपरटेंशन का कंडीशन में यूज करेंगे। अब ये परफॉर्मेंस एंजाइटी हाइपरटेंशन क्या होता, कभी कभी हमको अच्छा परफॉर्मेंस करने का प्रेशर होता है, कहीं स्पीच देना है, अच्छा स्पीच देने का प्रेशर होता है कि 200 आदमी का सामने में, 2000 आदमी के सामने में हमको परफॉर्म करना है। तो वो प्रेशर के वजह से, सिचुएशन से पहले ही हम एंजाइटी के वजह से मेरा बीपी क्या हो जाएगा, एंजाइटी के वजह से मेरा बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ जाएगा तब हमारा कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा।
जिस वजह से उस सिचुएशन में मेरा परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा क्या हो जाता, खराब हो जाता। तो अच्छा परफॉर्मेंस हो, इसका दबाव के वजह से, इसका चिंता के वजह से जो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, उस दौरान परफॉर्मेंस एंजाइटी के वजह से जो हाइपरटेंशन होगा, उसका ट्रीटमेंट में हम कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे, प्रोपनालोल। इतना बात समझ रहे ना। तो बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। बीटा फर्स्ट रिसेप्टर हार्ट में होगा, बीटा सेकंड रिसेप्टर लंग्स में होगा। होगा कि नहीं होगा? साथ साथ यह भी पढ़े कि बीटा ब्लॉकर सिर्फ बीटा फर्स्ट या बीटा सेकंड रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगा, बॉडी का हर एक बीटा रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। करेगा ना? इतना समझ ना। रुकिए, सुनो, अब पढ़ेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर। किस किस कंडीशन में हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दवाई नहीं देंगे। पहले भी पढ़े है ना। अगर पेशेंट को हो रखा है डायबिटीज मिलेटस, उस दौरान हम पेशेंट को बीपी के दवाई के रूप में बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। अगर पेशेंट को हो रखा है अस्थमा, तब भी हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दवाई नहीं देंगे। अब इसका रीजन क्या होता, देखो, आखिर डायबिटीज मिलेटस का केस में हम बीटा ब्लॉकर दवाई क्यों नहीं देते? क्योंकि डायबिटीज पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन में होता हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। नॉर्मली डायबिटीज पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज बढ़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। लेकिन कभी कभी ज़्यादा इंसुलिन ले लेने की वजह से डायबिटीज पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया देखने को भी मिलता है, लो ब्लड ग्लूकोज भी देखने को मिलता है। सुन रहे हैं? जब भी नेचुरल तरीका से में हमारा बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया होगा, लो ब्लड ग्लूकोज होगा, लो ब्लड ग्लूकोज का कंडीशन में हमारा बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज 70 से नीचे गिरेगा ना, हमारा बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट होगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हमको टेकीकार्डिया, टेकीपिनिया, रिस्पिरेशन बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। सुन रहे, पूरे का पूरे बॉडी में स्वेटिंग होने लग जाएगा। तो ये किसका सिम्टम्स है? हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम्स है। तो हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम्स जैसे हमको दिखा क्या क्या, टेकीकार्डिया, टेकीपिनिया, पूरे बॉडी में स्वेटिंग हो जाना, पूरे बॉडी का ठंडा पड़ जाना, ये हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम्स है। जैसे सिम्टम्स हमको दिखा, तो सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बाहर से ग्लूकोज लेने का कोशिश करेंगे। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो ओरल फॉर्म में उसको ग्लूकोज देंगे। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो उसको आईवी फॉर्म में ग्लूकोज देंगे ना। तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया है, ये बात को हम पता कैसे लगा पाए? सिम्टम्स देख के, तब ना हम पेशेंट को मैनेज करके बचा सके। लेकिन पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो और पेशेंट में कोई सिम्टम्स आए ही नहीं, तो पेशेंट के लिए नुकसानदेह है या नहीं? कोई सिम्टम्स आए ही नहीं, तो जब ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, बिना सिम्टम्स का ही पेशेंट का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बीटा ब्लॉकर दवाई डायबिटीज मिलेटस का केस में इसलिए हम बाधित कर देते, क्योंकि बीटा ब्लॉकर दवाई डायबिटीज मिलेटस का जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना, हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम्स को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम्स को क्या कर देगा, छुपा देगा। तो नुकसानदेह हुआ ना पेशेंट के लिए। तो लिखेंगे ना, बिकाउज बीटा ब्लॉकर हाइड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। क्योंकि बीटा ब्लॉकर किसके सिम्टम्स को छुपा देगा, हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम्स को छुपा देगा। अब हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम्स क्या क्या होता, देखो, टेकीकार्डिया, टेकीपिनिया, स्वेटिंग, पूरे का पूरे बॉडी ठंडा पड़ जाना। इसी वजह से हम बीटा ब्लॉकर डायबिटीज पेशेंट में नहीं देंगे। साथ साथ हम जानते हैं कि पेनक्रियाज में एक सेल होता है बीटा सेल, जो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। इंसुलिन हार्मोन ना ही डायबिटीज पेशेंट के लिए जरूरी होगा ना।
तो बीटा ब्लॉकर जो दवाई दे रहे पेनक्रियाज का बीटा शेयर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा। तो डायबिटीज पेशेंट में और भी नुकसानदेह करेगा कि नहीं करेगा। तो लिखते हैं इट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ इट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ कौन सा सेल, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। इस वजह से भी हम बीटा ब्लॉकर डायबिटीज पेशेंट में नहीं देते। एक हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम्स को छुपा देगा, बिना सिम्टम्स आए हुए ही पेशेंट कोमा से डेथ में चले जाएगा। दूसरा, पेनक्रियाज का बीटा सेल को सप्रेस कर देगा, जिससे इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा। इस वजह से डायबिटीज पेशेंट में हम बीटा ब्लॉकर दवाई नहीं देते। अब फिर अस्थमा में क्यों नहीं देते। अस्थमा का कंडीशन में जो ब्रोंकियोल्स होता है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट होता, सिकुड़ चुका होता। क्या चुका होता, ब्रोंकियोल्स सिकुड़ चुका होता। तो ब्रोंकियोल्स को जो हम फैलाएंगे, तो ब्रोंकियो डायलेटर दवाई देंगे। ब्रोंकियो डायलेटर दवाई देंगे, वो ब्रोंकियोल्स पर रिसेप्टर पर आके बाइंड करेगा, तब ना ब्रोंकियोल्स फैलेगा, तब ना पेशेंट को बेनिफिट होगा। समझ रहे हो ना। लेकिन अस्थमा का कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर को नहीं देते, क्योंकि अस्थमा का कंडीशन में पहले से ही ब्रोंकियोल्स सिकुड़ा हुआ है, पहले से ही ब्रोंकियोल्स क्या है, सिकुड़ा हुआ है। अगर हम इसको फैलाने के लिए ब्रोंकियो डायलेटर देंगे तो ब्रोंकियोल्स फैलेगा, ब्रोंकियोल्स क्या होगा, फैलेगा। लेकिन अगर हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दे दिए, अस्थमा वाला पेशेंट को क्या डाल दिए, बीटा ब्लॉकर, तो लंग्स का रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक कर देगा ना, ब्लॉक करेगा कि नहीं। तो अब ब्रोंकियो डायलेटर लंग्स में जाकर काम कर पाएगा। जब रिसेप्टर ही ब्लॉक कर हो गया लंग्स का, ब्रोंकियो डायलेटर लंग्स में जाकर काम कर पाएगा। अब लंग्स का ब्रोंकियोल्स फैल पाएगा, फैलता तब ना जब रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करता। रिसेप्टर ही क्या हो रखा है, ब्लॉक हो रखा है। तो नुकसानदेह है या पेशेंट में कि नहीं। इसलिए हम बीटा ब्लॉकर अस्थमा का पेशेंट में नहीं देते। क्यों, अस्थमा का पेशेंट में पहले से ब्रोंकियोल्स सिकुड़ा हुआ है, बीटा ब्लॉकर देने से वो और ज्यादा सिकुड़ने का रिस्क में हो जाता। इसलिए अस्थमा का पेशेंट में बीटा ब्लॉकर दवाई नहीं देते। इतना बात समझ रहे ना बीटा ब्लॉकर के बारे में। ओके, ऑन कीजिए। सुनो, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये भी एंटी हाइपरटेंसिव दवाई होगा। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कैल्शियम चैनल रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। एक हार्ट में प्रेजेंट होगा, दूसरा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा। कैल्शियम आयन क्या करता, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए जिम्मेदार होगा। तो कैल्शियम रिसेप्टर मतलब कैल्शियम चैनल हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी को बढ़ा करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। साथ साथ कैल्शियम चैनल ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिए तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी भी घट जाएगा, और जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, वो भी रिलैक्स कंडीशन में रह जाएगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने से कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा, जिससे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन संकुचन क्षमता कम हो जाएगा, ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा ऑटोमेटिक, जिससे बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कैल्शियम चैनल होता कहाँ पर है। देखो, कैल्शियम चैनल होगा कहाँ पर, एक हार्ट में होगा, फिर कहाँ होता, ब्लड वेसल्स में। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिससे बीपी बढ़ता है नहीं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किसको ब्लॉक करेगा, ब्लॉक दो कैल्शियम चैनल, ब्लॉक दो कैल्शियम चैनल। कौन ब्लॉक करेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करेगा ना। तो जब कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया तो बीपी क्या हो गया, ब्लॉक द कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा तो हार्ट अच्छा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा,
बीपी क्या हो जाएगा, थर्स, बीपी क्या हो जाएगा, लो होगा कि नहीं। अब एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल में मोस्टली जितना भी लास्ट में डिपिन सफिक्स लगा होता है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का आता है। जैसे एग्जाम्पल में एमाइलोडिपिन, निफिडिपिन, फिर वर्पामिल, कैसा चैनल ब्लॉकर हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया। समझ रहे या नहीं। हाँ देखो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाई हम मोस्टली यूज करते हैं किस में, डायबिटिक पेशेंट में। कौन सा पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में हम मोस्टली किसका यूज करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन का यूज करता है ना। अब सुनो, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इसका साइड इफेक्ट के रूप में क्या होगा, सुनो, कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गया तो ब्लड वेसल्स क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। ब्लड वेसल्स जब रिलैक्स होगा तो उस पर फ्लूइड रिटेन होगा, फ्लूइड जमा होगा। फ्लूइड जमा होगा तो मैक्सिमम फ्लूइड ऊपर बॉडी पार्ट में होगा कि नीचे बॉडी पार्ट में, नीचे बॉडी पार्ट में मैक्सिमम फ्लूइड होगा तो क्या हो जाएगा, पेडल एडिमा होगा कि नहीं होगा। पेडल एडिमा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्या होता, साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। अगर यही एडिमा लंग्स में हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, पाल्मोनरी एडिमा, लंग्स में जब फ्लूइड होगा, लेकिन बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देख लिए ना, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा, हार्ट और ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगा, जिससे बीपी क्या हो गया, गिरेगा, डाउन होगा। इसका एग्जांपल में एमेलोडिपिन, निफिडिपिन, वर्पामिल, डिपिन दवाई कौन सा ब्लॉकर होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। समझ गए, उतारो। ऑन कीजिए। सुनो, डायूरेटिक्स, ये भी बीपी का मेडिसिन होगा, बीपी को लो करने का मेडिसिन होगा। कौन, डायूरेटिक्स। देखो, डायूरेटिक्स का अर्थ हुआ, डाई मतलब क्या हो गया, डबल। यूरेटिक्स का अर्थ हो गया यूरिन आउटपुट। यूरेटिक्स का अर्थ क्या हो गया, यूरिन आउटपुट। डाई मतलब डबल, यूरेटिक का मतलब यूरिन आउटपुट। मतलब डायूरेटिक्स ऐसा दवाई होगा जो यूरिन आउटपुट को क्या कर देगा, दोगुना करके रख देगा। अब डायूरेटिक्स किस प्रकार बीपी को कम करता है, देखो डायूरेटिक्स किस प्रकार बीपी को कम करेगा। ये यूरिन आउटपुट ज्यादा करा के, यूरिन आउटपुट अगर ज्यादा होगा तो यूरिन बनता किससे, ब्लड का फिल्टर होने से ना। यूरिन आउटपुट अगर ज्यादा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम घटेगा। ब्लड का वॉल्यूम घटेगा तो बीपी क्या हो गया, बीपी भी घटेगा। तो डायूरेटिक्स दवाई यूरिन आउटपुट को बढ़ा करके और ब्लड का वॉल्यूम को घटा करके ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, घटाएगा। कौन सा दवाई, डायूरेटिक्स। तो अलग अलग प्रकार का डायूरेटिक्स होता, जो किडनी का अलग अलग पार्ट्स में क्या करता, काम करता। कोई लूप ऑफ हेलने पर काम करेगा, कोई डीसीटी पर काम करेगा ना। तो डायूरेटिक्स इट डिक्रीज बीपी, इट डिक्रीज बीपी बाय इंक्रीज यूरिन, इट डिक्रीज ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट को बढ़ा करके ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। कौन, डायूरेटिक्स। एक बात बताओ, डायूरेटिक्स को जो हम देंगे दिन में देंगे कि रात में। अगर हम डायूरेटिक्स को रात में दे दिए तो रात में यूरिन प्रोडक्शन डबल करेगा। रात में जब यूरिन प्रोडक्शन डबल होगा तो रात में जो पेशेंट सोने जाएगा, सो पाएगा, उसको बार बार यूरिन आउटपुट को जाना होगा ना, तो सो पाएगा नहीं, क्योंकि उसको बार बार यूरिन करने जाना होगा, तो उसका नींद क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। इसलिए जब भी हम डायूरेटिक्स मेडिसिन को देते हैं तो डायूरेटिक्स मेडिसिन कब देते हैं, हम दिन में देते हैं। कब देंगे, दिन में। कब देंगे, ऑलवेज गिवन इन कौन सा टाइम, डे टाइम। समझ रहे हो ना। अब सुनो, अब बोलोगे कोई पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, क्या अब उसमें
और उसको क्या लगा हुआ है, फोलिक कैथेटर लगा हुआ है, तो यूरिन का ट्यूब लगा हुआ है, क्या उसमें भी फिक्स है कि हम डे टाइम में ही देंगे? उसमें रात में भी अगर हम डायरेटिक्स दे देंगे, रात का टाइम पर अगर पेशेंट का बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, रात को भी अगर हम डायरेटिक्स दे दिए तो क्या ही नुकसान करेगा? क्या उसको यूरिन आउटपुट करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? ऑटोमेटिक उसका यूरिन बनता है और निकलता है ना, समझ रहे हो ना? तो अलग अलग ग्रुप का डायरेटिक्स होगा। एक ग्रुप को बोलता है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स कहाँ काम करेगा? लूप ऑफ हेलने में। फिर होगा एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स कहाँ काम करेगा? डीसीटी में। फिर थायोजाइड डायरेटिक्स कहाँ काम करेगा? ये भी तो डीसीटी में ही। फिर एक को बोलते हैं ऑस्मेटिक डाययूरेटिक्स। तो ये 4 प्रकार का मेनली डायरेटिक्स होता जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा करके ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करेगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमको कौन सा डायरेटिक्स पढ़ना होगा? लूप डायरेटिक्स। फिर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, फिर थायोजाइड डायरेटिक्स, फिर ऑस्मेटिक डायरेटिक्स। तो किसको पढ़ेंगे सबसे पहले? लूप डायरेटिक्स। देखो, लूप डायरेटिक्स किडनी का, नेफ्रॉन्स का कौन सा पार्ट में काम करेगा? तो लूप ऑफ हेलने पर क्या करेगा? काम करेगा। सबसे पहले हम नेफ्रॉन का फिगर बनाते हैं। ये बना दिया हम किडनी का नेफ्रॉन, बनाया ना। इस वाला पार्ट को बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल वाला पार्ट। नीचे की तरफ जाएगा तो बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने, ऊपर की तरफ जाएगा तो असेंडिंग लूप ऑफ हेलने, और इसको बोलते हैं डीसीटी, और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, बोलते हैं ना। तो लूप ऑफ हेलने पर काम करेगा कौन सा? असेंडिंग वाला लूप ऑफ हेलने पर। कौन? लूप डायरेटिक्स। क्या करेगा? काम करके यहाँ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन और वाटर का एब्जॉर्प्शन होने नहीं देगा। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मैक्सिमम वाटर यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, सोडियम यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, पोटेशियम यूरिन के थ्रू क्या जाएगा? बाहर जाएगा ना। तो लूप डायरेटिक्स क्या काम करेगा? इट एक्सक्रीट आउट ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन। यूरिन के थ्रू वाटर को क्या करेगा? बाहर करेगा। साथ साथ सोडियम और पोटेशियम को भी क्या करेगा? एक्सक्रीट करेगा। तो लिखेंगे इट एक्सक्रीट आउट ऑफ वाटर। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और किसको एक्सक्रीट करेगा? एंड ऑल्सो एक्सक्रीट सोडियम एंड पोटेशियम। वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया, साथ साथ सोडियम को भी बाहर किया और पोटेशियम को भी क्या कर दिया? बाहर कर दिया। कौन सा डायरेटिक्स? लूप डायरेटिक्स। एक्ट कहां करेगा? एक्ट ऑन असेंडिंग लूप ऑफ एक्ट ऑन असेंडिंग लूप ऑफ हेलने। असेंडिंग लूप ऑफ हेलने पर काम करेगा कौन? लूप डायरेटिक्स। करेगा कि नहीं करेगा? अब सुनो, हमको पता है कि हमारा बॉडी में नॉर्मल सोडियम 135 से 145 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर होता, और नॉर्मल पोटेशियम 3.5 to 5.1 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर होता है या नहीं? लूप डायरेटिक्स क्या करेगा? सोडियम को भी बाहर करेगा, पोटेशियम को भी बाहर करेगा। सुन रहे हो ना? तो सोचो, सोडियम को भी बाहर किया, पोटेशियम को भी बाहर किया। एक बात सोचो, अगर सोडियम का अमाउंट 5-6 मिली एक्विवेलेंट घट भी जाता, फिर भी तो 145 से 140 होता है ना। लेकिन अगर पोटेशियम का अमाउंट 5 से 6 घट जाता, पूरी का पूरी तरह पोटेशियम का लेवल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। अरे सोडियम को भी बाहर किया, पोटेशियम को भी क्या किया? बाहर किया ना। लेकिन सोडियम अगर 5 ठो घट जाएगा तो उसका कुछ बिगड़ेगा, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन 5 मिली एक्विवेलेंट अगर पोटेशियम भाग गया बॉडी से, तो पोटेशियम का लेवल बॉडी में कम कराएगा कि नहीं कराएगा? कराएगा ना।
तो लूप डायरेटिक्स का साइड इफेक्ट के रूप में क्या होता है, पोटेशियम का लेवल ज्यादा कि कम, हाइपरकैलेमिया के हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया पेशेंट को देखने को मिलेगा, मिलेगा ना। हाइपोनेट्रेमिया भी बोल सकते हो, देखने को मिलना चाहिए। सोडियम का लेवल कम देखने को मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा है इसलिए आसानी से सोडियम का लेवल कम देखने को नहीं मिलेगा। इसका साइड इफेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, साइड इफेक्ट के रूप में हाइपो साथ साथ एग्जाम का क्वेश्चन कि लूप डायरेटिक्स हाइपोकैलेमिया कराएगा, कराएगा। साथ साथ ये ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होता है। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स मतलब कान के लिए नुकसानदेह होता है, सुन रहे हो ना। तो जैसे किसी पेशेंट को तुम लूप डायरेटिक्स दोगे ना, समझ, उसका कान में क्या देखने को मिलेगा, टिनिटस। क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम का क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, टिनिटस। टिनिटस किसको बोलते हैं, रिंगिंग सेंसेशन इन, रिंगिंग सेंसेशन इन कहां पर, ईयर में रिंगिंग सेंसेशन होने को क्या बोलेंगे, टिनिटस। कान में घंटी के जैसा आवाज होने को क्या बोलेंगे, टिनिटस। किस कंडीशन में होगा टिनिटस और हाइपोकैलेमिया, जब हम पेशेंट को क्या देंगे, लूप डायरेटिक्स। समझ रहे हो ना। फिर सुनो, डायरेटिक्स जो यूरिन आउटपुट को डबल कर देगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम गिर जाएगा और इस प्रकार हमारा बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लूप डायरेटिक्स काम करेगा एसेंडिंग लूप और भेड़ने पर काम करेगा। क्या करेगा, ये वाटर को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर करेगा, सोडियम और पोटेशियम को भी बॉडी से यूरिन के थ्रू क्या करेगा, बाहर करेगा, करेगा ना। वाटर कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, साथ साथ बेचारा सोडियम और पोटेशियम को भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया। सोडियम बाहर गया तो उतना सोडियम को क्षति नहीं हुआ, लेकिन पोटेशियम बाहर गया तो पोटेशियम का बहुत क्षति हो गया, क्योंकि पोटेशियम का लेवल क्या था, कम था। पेशेंट को क्या देखने को मिला, हाइपोकैलेमिया देखने को मिला ना। साथ साथ ये ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होता है, टिनिटस देखने को मिलेगा, रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर। समझ विच डायरेटिक्स एक्ट एज ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, लूप डायरेटिक्स या पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। तो क्या जवाब दोगे, लूप डायरेटिक्स। ये टिनिटस कराएगा, कान के लिए नुकसानदेह होता है। समझ रहे हो या नहीं। हाँ, अब सुनो, तो अब लूप डायरेटिक्स को हम कब देते, मेनली हम देने का काम कब करेंगे। लूप डायरेटिक्स को या डायरेटिक्स को हम नॉर्मली कब देते हैं, दिन में देते, पढ़ लिए पहले। अब सुनो, यहाँ दिख रहा है, हाँ? अब सुनो, तो अब इसका एग्जाम्पल में देखेंगे ना, लूप डायरेटिक्स का एग्जाम्पल में कौन कौन सा दवाई आता, देखेंगे कि नहीं रे। अब लूप डायरेटिक्स का एग्जाम्पल में देखो कौन कौन सा दवाई आएगा। कल भी पढ़ाए थे, फ्यूरामाइड जो ब्रांड नाम के रूप में आता, लेसिक्स ब्रांड नाम के रूप में आता, यूज करते। फिर टोरसेमाइड जो किस नाम से आता, डायटोर के नाम से आता। ये दोनों दवाई कौन सा डायरेटिक्स है, लूप डायरेटिक्स। बीपी को तो कम किया, साथ साथ पोटेशियम लेवल को भी क्या कर दिया, कम कर दिया, क्या या नहीं। अब दूसरा डायरेटिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। किसको पढ़ेंगे, पोटेशियम स्पेरिंग। देखो, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स कहाँ काम करेगा, डीसीटी में। कहाँ काम करेगा, देखो सबसे बेस्ट डायरेटिक्स अगर तुमसे पूछेगा तो जवाब देना लूप डायरेटिक्स। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, पोटेशियम का लेवल को बॉडी में क्या कर देगा, कम करके रख देगा। तो साइंटिस्ट दिमाग लगाया कि एक ऐसा डायरेटिक्स बनाया जाए जो बीपी को भी कम कर दे लेकिन पोटेशियम का भी नुकसान नहीं करे। दवाई का नाम था पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। यूरिन आउटपुट को भी बढ़ा दिया, बॉडी में पोटेशियम का भी लेवल को कम होने नहीं दिया, क्योंकि वो डायरेटिक्स में क्या मिला हुआ था, पहले से ही पोटेशियम मिला हुआ था। सुन रहे हो, पहले से ही क्या मिला हुआ था, पोटेशियम मिला हुआ था। क्या पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में कभी हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि पोटेशियम मिला के ही डायरेटिक्स दे रहे हैं ना। हाइपोकैलेमिया कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स काम ये भी कहाँ करेगा, डीसीटी में। एक्ट ऑन डीसीटी करेगा ना। इट एक्सक्रीट वाटर
एक्सक्रीट क्या करेगा, वाटर। वाटर को बॉडी से क्या किया, यूरिन के थ्रू बॉडी से वाटर को क्या किया, एक्सक्रीट किया। एंड ऑल्सो एक्सक्रीट कौन सा आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। वाटर को बॉडी से रिमूव कर दिया, साथ साथ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को भी बाहर किया ना, लेकिन क्योंकि ये इसमें मिला गया है पोटेशियम ना, समझ रहे हो ना, तो पोटेशियम को बाहर नहीं करेगा, क्या करेगा, एंड इट रिटेन किसको रिटेन कर देगा, पोटेशियम आयन को क्या कर देगा, रिटेन कर देगा। मतलब ये डाययूरेटिक्स वाटर को बॉडी से बाहर करेगा, सोडियम को भी बाहर करता, पोटेशियम को भी बाहर करता, सोडियम को तो बाहर कर दिया, लेकिन पोटेशियम को बाहर करेगा, पोटेशियम को बाहर नहीं करके पोटेशियम को क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, पोटेशियम को एब्जॉर्ब कर लिया। समझ रहे हो, कौन सा डाययूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। समझ रहे हो, पोटेशियम को बॉडी से बाहर जाने नहीं दिया। तो इसका एग्जांपल में क्या होता है, स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन। कौन सा दवाई, स्पाइरोलेक्टोन। अब ये बताओ, आप ये पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स का या स्पाइरोलेक्टोन का साइड इफेक्ट क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा क्या, हाइपरकैलेमिया। अगर हम पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स दे दिए तो पोटेशियम ज्यादा बॉडी में रिटेन हो जाएगा ना, क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा कि नहीं। साथ साथ देखो, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स या स्पाइरोलेक्टोन का दूसरा इफेक्ट क्या होता है, ये गैनेकोमेस्टिया कराता है। गैनेकोमेस्टिया का अर्थ होता है मेल में या पुरुष में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना को क्या बोलते हैं, गैनेकोमेस्टिया। तो स्पाइरोलेक्टोन का दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है, ये क्या कराता है, गैनेकोमेस्टिया कराता है। गैनेकोमेस्टिया को क्या बोलते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ कौन सा ब्रेस्ट, इनलार्जमेंट ऑफ मेल का ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाना को क्या बोलेंगे, गैनेकोमेस्टिया। इस प्रकार पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा, सोडियम को भी बॉडी से बाहर करेगा, लेकिन पोटेशियम को क्या कर लेगा, अब इसका साइड इफेक्ट करूं मैं, चूंकि इसका प्रॉपर्टी है पोटेशियम को रिटर्न करना, ज्यादा पोटेशियम को रिटर्न कर लेगा तो क्या करा देगा, हाइपरकैलेमिया कराएगा ना। फिर क्या करा देगा, गैनेकोमेस्टिया करा देगा। कौन सा डाययूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, याद रहेगा ना, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। रुकिए सुनो, गैनेकोमेस्टिया किसको बोलेंगे, इनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट को बोलेंगे गैनेकोमेस्टिया। गैनेकोमेस्टिया से क्या क्या क्वेश्चन आता, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, क्या % हो गया, 2% हो गया।